हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जियाउद्दीन बर्नी पढ़ेंगे। बर्नी के बारे में जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, तो बर्नी एक मध्ययुगीन विचारक है और ये दिल्ली सल्तनत से संबंध रखता है। एक इतिहासकार भी है और एक राजनीतिक विचारक के श्रेणी में भी इसको रखा जाता है। और ये बर्नी जो है कट्टर मुस्लिम समर्थक शासकों का ये समर्थन करता है और खास करके अलाउद्दीन खिलजी और दिल्ली सल्तनत के संबंध में जितने भी विचारक हुए हैं दिल्ली सल्तनत को लेकर के, तो उस संदर्भ में अलाउद्दीन खिलजी चाहे वो गियासुद्दीन बलबन हो, कोई भी शासक रहा हो, तो उसके संदर्भ में जियाउद्दीन बर्नी का विचार बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारतीय संदर्भ में जियाउद्दीन बर्नी को अगर हम देखें तो जियाउद्दीन बर्नी जो है यूजीसी नेट में भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि दिल्ली सल्तनत के विचारकों का महत्व है। तो चलते हैं हम जियाउद्दीन बर्नी की तरफ। और आज की जो हमारी क्लास है बेसिकली जियाउद्दीन बर्नी पर ही डिपेंड होगी। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। देखते हैं बर्नी का सामान्य परिचय या जनरल इंट्रोडक्शन। बर्नी का जन्म जो है दिल्ली के सुल्तान बलबन के शासन के अंतिम वर्ष यानी कि 1286 के आसपास इसका जन्म होता है, जब उस समय दिल्ली का सुल्तान बलबन था और बलबन का शासनकाल लगभग समाप्त होने वाला था। तो उस समय 1286 में जो है बर्नी का जन्म होता है। बर्नी ने स्वयं अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी में कहता है कि उनका जन्म एक कुलीन परिवार में 1286 ईस्वी में हुआ था। ये तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो आपको इसमें से चीजें याद रखनी है। तारीख ए फिरोज शाही इंपॉर्टेंट बुक है और फतवा ए जहांदारी, ठीक है। फतवा ए जहांदारी इसकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है क्योंकि इसमें बर्नी के राजनीतिक विचार आपको देखने को मिलेंगे। बर्नी के पॉलिटिकल आइडियाज को आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी दो फेमस बुक हैं, तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। ये दोनों बुक आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और Berni was born in 1286, the last year of a reign of the Sultan Balban of Delhi. Berni himself says in his book Tariq e Firoz Shahi and Fatwa Jahandari that he was born in an aristocratic family in 1286. इसका जो बोर्न हुआ है वो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में हुआ है, कुलीन परिवार में हुआ है, बड़े फैमिली में हुआ है इसका जन्म। ये खुद अपनी पुस्तकों में बताता है, जो कि इसकी बुक्स हैं फतवा ए जहांदारी एंड तारीख ए फिरोज शाही। इन बुक्स को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है यूजीसी नेट के लिए। ज्यादातर क्वेश्चन यूजीसी नेट में इसकी बुक से पूछे गए हैं, या तो जो बादशाह के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके संदर्भ में इसके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। बर्नी एक प्रसिद्ध इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक रहा है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 17 साल तक तुगलक का दरबारी रहा और विश्वास पात्र भी रहा, साथ के साथ करीबी दोस्त भी रहा मोहम्मद बिन तुगलक का। और इसके साथ अनेक राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदों पर उस समय ये काम किया जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था दिल्ली सल्तनत में। तुगलक के शासनकाल में बर्नी को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, यानी कि एक तो ये राजा बादशाह के दरबार में था ही, लेकिन ये साथ के साथ कुछ अन्य पदों पर भी ये विराजमान था, जैसे कि इसका एक लेखन कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण था और साथ के साथ ये राजा को हिदायतें या राजा को परामर्श देने का कार्य भी करता था। बर्नी वॉज अ फेमस हिस्टोरियन एंड पॉलिटिकल थिंकर। ही वॉज अ courtier, confident and a close friend of Tughlaq for 17 years during the reign of Muhammad bin Tughlaq and worked on many political and administrative posts. ठीक है, ये बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल पोस्ट पर काम भी कर चुका है और साथ के साथ ये 17 सालों तक, लगभग 17 ईयर्स तक ये मोहम्मद बिन तुगलक के साथ या अन्य जो दिल्ली सल्तनत के शासक रहे हैं उनके साथ ये काम कर चुका है। बर्नी हैड एन इंपॉर्टेंट पोजीशन ड्यूरिंग द रेन ऑफ तुगलक, ठीक है। तुगलक के शासन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पर भी काम कर चुका है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी जो थे, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बर्नी की शाही पदवी छीन ली और बर्नी को जेल में डाल दिया, ठीक है।
तो अब मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ये तो अच्छे तरीके से काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही फिरोज तुगलक आता है, फिरोज तुगलक के आने पर बर्नी का जो शाही पद था, जो इसका कह सकते हैं एक जो पोस्ट थी, इसकी जो पदवी थी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, या जो इसको शाही पदवी दी गई थी, वो छीन ली गई और फिरोज शाह तुगलक ने इसको जेल में डाल दिया। ठीक है। फिर 1359 ईस्वी में शाही स्थिति व संपत्ति छीन लिए जाने के बाद 73 वर्ष की आयु में ये बहुत ही ज्यादा गरीब हो गया और लाचारी की हालत में दिल्ली में इसका देहांत या इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके साथ साथ मध्य युग का यह महान इतिहासकार और राजनीतिक चिंतन जब मरा तो उसके पास कहा जाता है कि इसके पास अपने कफन तक के भी पैसे नहीं थे। तो ये भी एक मान्यता प्रचलित है बर्नी के बारे में, कि ये जब फिरोज शाह तुगलक आता है शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जब फिरोज शाह तुगलक आता है, तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, बर्नी के जितने भी उत्तराधिकार थे, बर्नी के जितने भी शाही पदवी थी, सारी चीजों को छीन लिया, संपत्ति को छीन लिया और बर्नी बिल्कुल गरीब हो गया और गरीबी और लाचारी की हालत में इसकी दिल्ली में डेथ हो जाती है। और कहा जाता है कि जब बर्नी की डेथ हुई तब उसके पास कफन तक के भी पैसे इसके पास नहीं बचे थे। बट सुल्तान फिरोज तुगलक, सक्सेसर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, टुक अवे बर्नीज रॉयल टाइटल एंड पुट हिम इन अ प्रिजन। ठीक है। तो रॉयल टाइटल को इससे अवे कर दिया गया एंड फिरोज तुगलक ने क्या किया, इसको प्रिजन में डाल दिया, जेल में डाल दिया। इन 1359 AD, आफ्टर द बीइंग स्ट्रिप्ड of his royal status and wealth, he died in Delhi age of 73rd, very poor and helpless condition। ठीक है। तो इसकी जो डेथ होती है वो बहुत ही पुअर कंडीशन एंड बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी उस समय, क्योंकि जो इसकी रॉयल स्टेटस था, रॉयल स्टेटस को इससे छीन लिया गया और छीनने का काम किसने किया, फिरोज तुगलक ने। When this great historian and a political thinker of the Middle Age died, he did not even the money for this shout। आगे देखते हैं, बर्नी जो है शेख निजामुद्दीन औलिया के भक्त व अमीर खुसरो का मित्र भी था ये। ठीक है। शासन कला व राजनीति व प्रशासन पर बर्नी की मुख्य पुस्तक जो है फतवा ए जहादारी है, क्योंकि फतवा ए जहादारी इसकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में एक मानी जाती है, इसीलिए क्योंकि इसमें शासन कला और प्रशासन और राजनीति के बारे में सारी चीज़ों को विस्तृत तरीके से बताया गया है, बिल्कुल ही ब्रॉड तरीके से बताया गया इसमें। बर्नी की पुस्तकों में फारसी विद्वानों के साथ साथ यूनानी विचारकों जैसे प्लेटो, अरस्तु, इन सब का भी आपको उल्लेख देखने को मिलेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइंस बन सकती है यूजीसी नेट के लिए कि बर्नी की पुस्तकों में प्लेटो और अरस्तु के बारे में भी, यानी यूनानी विचारकों के बारे में भी आपको जिक्र देखने को मिलेगा। क्योंकि आगे चल के बर्नी ने जो बादशाह को जो हिदायत दी है, वो हिदायत अरस्तु और प्लेटो जैसे ही हिदायतें जो यूनानी युग में अरस्तु और प्लेटो ने दी थी, वैसे ही हिदायतें जो है मध्य युग में बर्नी ने अपने बादशाह को दी है। बर्नी वॉज अ डिवोटी या मुरीद ऑफ अ शेख निजामुद्दीन औलिया एंड फ्रेंड ऑफ अमीर खुसरो। ठीक है। तो अमीर खुसरो का ये फ्रेंड था और शेख निजामुद्दीन औलिया का ये कह सकते हैं भक्त या मुरीद भी था। बर्नीज मेन बुक ऑफ ऑन स्टेट क्राफ्ट, पॉलिटिक्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज फतवा ए जहादारी। तो फतवा ए जहादारी जो इसकी मेन बुक है, इसमें आपको स्टेट क्राफ्ट के बारे में देखने को मिलेगा, पॉलिटिक्स के बारे में देखने को मिलेगा एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आइडियाज आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए बताया जाता है कि फतवा ए जहादारी जो बुक है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, इसकी आपको ये बार बार याद रखना है। बर्नीज बुक द मेंशन पर्शियन स्कॉलर्स एज वेल एज अ ग्रीक थिंकर प्लेटो एंड अरिस्टोटल। तो बर्नी की जो बुक है फतवा ए जहादारी, इसमें आपको पर्शियन स्कॉलर्स के बारे में भी देखने को मिलेगा, साथ के साथ जो ग्रीक पॉलिटिकल थॉट्स थे या ग्रीक पॉलिटिकल जो थिंकर्स थे जैसे अरिस्टोटल एंड प्लेटो, इनके बारे में भी आपको आइडियाज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो पर्शियन थिंकर्स थे, जो जैसे लाइक मैकियावेली जो था, मैकियावेली के आइडियाज को भी जो है बर्नी ने एक्सेप्ट किया है, प्लेटो और अरिस्टोटल के आइडियाज को भी बर्नी ने एक्सेप्ट किया है। तो सारे थिंकर्स के आइडियाज को इसने अपने बुक फतवा ए जहादारी में इंक्लूड किया है। अब देखते हैं बर्नी की कुछ बुक्स हैं, कुछ पुस्तकें हैं इसकी, इन पुस्तकों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। पहली इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है तारीख ए फिरोज शाही। यह इतिहास
पर लिखी गई पुस्तक है और ऐतिहासिक घटनाओं पर ये आधारित है। इस पुस्तक का प्रारंभ सुल्तान गयासुद्दीन बलबन से होता है और इसमें कुल 8 सुल्तानों के बारे में, ऐतिहासिक वृत्तांतों के बारे में बताया गया है कि दिल्ली सल्तनत के जो 8 सुल्तान हुए हैं उनके बारे में तारीख फिरोज शाही में बर्नी ने बताया है। ठीक है, उन 8 सुल्तान कौन कौन से हैं उनको आप ध्यान रखिएगा। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, सुल्तान मुइजुद्दीन कैकुबाद, सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद सुल्तान कुतुबुद्दीन, फिर सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। तो ये दिल्ली सल्तनत के कुछ सुल्तान रहे हैं। इन सुल्तानों के बारे में आपको तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक में सारी डिटेल, सारी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि तारीख ए फिरोज शाही जो बुक लिखी गई है वो इतिहास और ऐतिहासिक घटनाओं पर ही आधारित है। इसकी जो अगली फेमस बुक है तारीख ए फिरोज शाही, दिस बुक वाज बेस्ड ऑन अ हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। In this book, they starts with the Sultan Ghiyasuddin Balban and describes the historical accounts of a total 8 सुल्तान्स। तो जो टोटल 8 सुल्तान्स हैं इनके बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल बहुत ही ब्रॉड तरीके से बताया गया है। फिर इसकी अगली जो बुक है फतवा ए जहांदारी। ठीक है, फतवा ए जहांदारी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या रखना है कि बर्नी का पॉलिटिकल थॉट इसमें जुड़ा हुआ है, बर्नी का राजनीतिक चिंतन इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि बर्नी ने अपनी कौन सी पुस्तक में अपने राजनीतिक विचारों को व्यक्त किया है, या बर्नी के राजनीतिक विचार निम्नलिखित में से किन पुस्तकों में दिखाई पड़ते हैं। तो फतवा ए जहांदारी जो है ये बर्नी की राजनीतिक चिंतन से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक में फारसी विद्वानों के साथ साथ यूनानी विचारक प्लेटो और अरस्तु का भी उल्लेख मिलता है। इसमें बर्नी के आदर्श शासक का विचार भी है। अब ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि बर्नी ने अपने जो आदर्श शासक के विचार का वर्णन किया है वो किस पुस्तक में किया है, तो फतवा ए जहांदारी में किया है। साथ के साथ ये भी क्वेश्चन बनता है कि बर्नी का आदर्श शासक कौन था, तो बर्नी ने अपना आदर्श शासक जो है महमूद गजनवी को माना है, और यह गजनवी को ही कहता था कि महमूद गजनवी क्या है, महमूद गजनवी को ये सच्चा बादशाह कहकर संबोधित करता था। तो ये सारी लाइंस जो है पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, समझना है। फिर अब जो ये फतवा ए जहांदारी पुस्तक है, ठीक है, यह पुस्तक किसको समर्पित की गई है, तो फिरोज शाह तुगलक को समर्पित की गई है। ठीक है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक को यह समर्पित करता है। फिर इसके साथ साथ फतवा ए जहांदारी में धार्मिक पुण्य व प्रजा की कृतज्ञता अर्जित करने हेतु केवल और केवल मुस्लिम शासकों के लिए परामर्श देता है। ध्यान रखना इस बात को, एग्जाम में ये नेट के पेपर में पूछा गया है। हालांकि सेकंड पार्ट में जब हम पढ़ेंगे बर्नी को, तो सेकंड पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो यूजीसी नेट के पेपर में पूछे गए हैं, या कुछ और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अभी तक एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसमें इस पुस्तक में बर्नी जो है फिरोज शाह के समक्ष एक आदर्श शासक रखना चाहता है। फतवा ए जहांदारी तथा तारीख ए फिरोज शाही ग्रंथों की शुरुआत जो है बर्नी सुल्तान फिरोज के चापलूसी को तथा समाप्ति की उसकी कटु आलोचना के साथ करता है। अब यहाँ पे आपको क्या चीजें समझनी है, इसमें एग्जाम के लिए आपके क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं उनको आप जरूर नोट कीजिएगा, और साथ के साथ जो चीजें आपको यहाँ पर नहीं समझ में आती हैं उनको कमेंट के थ्रू आप जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि ये जो बुक है फतवा ए जहांदारी, इसमें पॉलिटिकल थॉट के बारे में बताया गया है कि बर्नी का राजनीतिक चिंतन क्या है, कैसा है। फिर साथ साथ यूनानी विचारकों के बारे में भी आपको उल्लेख देखने को मिलेगा जिसमें प्लेटो एंड अरिस्टोटल हैं। फिर फतवा ए जहांदारी में इसमें बर्नी ने अपने आदर्श शासक के बारे में भी विचार दिया है कि बर्नी का आदर्श शासक या कौन होगा। ठीक है, तो बर्नी ने कहा कि आदर्श शासक महमूद गजनवी है उसका, और यह गजनवी को ही सच्चा बादशाह भी कहता है। और इसके साथ साथ जो फतवा ए जहांदारी पुस्तक लिखी गई है, तो ये फतवा ए जहांदारी पुस्तक किसको समर्पित है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये फिरोज शाह तुगलक को समर्पित की गई है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फिर आगे चल के फतवा ए जहांदारी में इसने धार्मिक पुण्य, प्रजा की कृतज्ञता यानी प्रजा के प्रति राजा के क्या कर्तव्य हैं अर्जित करने हेतु केवल और केवल, ध्यान रखना, मुस्लिम शासकों के लिए ही परामर्श दिया गया है, ना कि हिंदू शासकों के लिए। अब इसमें बर्नी जो है फिरोज शाह तुगलक के समक्ष एक आदर्श शासक या आदर्श रखना चाहता है। फतवा ए जहांदारी या तारीख ए फिरोज शाही ग्रंथों की शुरुआत जो है बर्नी सुल्तान फिरोज की चापलूसी से की तथा समाप्ति जो है उसकी आलोचना से करता है। अब यहाँ पे ये चीज भी ध्यान रखना है आपको, फतवा ए जहांदारी इट कंटेन्स बर्नीज पॉलिटिकल थॉट्स
दिस बुक मेंशन्ड इन द पर्शियन स्कॉलर्स एज वेल एज ग्रीक थिंकर्स प्लेटो एंड एरिस्टोटल के बारे में भी आपको देखने को मिलेगा। इट कंटेन्स द बर्नीज आइडिया ऑफ एन आइडल रूलर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें बर्नी के आइडल रूलर के बारे में है, और बर्नी ने अपना आइडल रूलर किसको माना है, तो महमूद गजनवी को माना है। ही कंसीडर द गजनवी टू बी द ट्रू किंग, ये कहता है गजनवी क्या है, एक सच्चा बादशाह है, एक ट्रू किंग है। दिस बुक इज अ डेडिकेटेड फॉर ऑफ फिरोज शाह तुगलक, ये ध्यान रखना है कि जो फतवा ए जहादारी है ये डेडिकेटेड किसको है, तो ये समर्पित की गई है फिरोज शाह तुगलक को। फतवा ए जहादारी कंटेन्स द एडवाइस ओनली द मुस्लिम रूलर्स while earning religious virtue and a gratitude of the peoples, तो ये इसमें एडवाइस दी गई है ओनली मुस्लिम रूलर्स के लिए कि वो प्रजा का या अपने सब्जेक्ट्स का कैसे ध्यान रखें, कैसे अपने रिलीजियस को आगे बढ़ाएं। इन दिस बर्नी वांट्स टू पुट इन द आइडल बिफोर द फिरोज शाह। बर्नी स्टार्टेड फतवा ए जहादारी एंड तारीख है फिरोज शाही टेक्स्ट बाय फ्लैटरिंग सुल्तान फिरोज एंड एंडेड विद द हर्ष क्रिटिसिज्म ऑफ हिम। अब बर्नी की कुछ और भी पुस्तकें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जैसे सनाए मोहम्मदी है, सलात ए कबीर है, इनायत नाम इलाही लाम, मयासिर सादात, फिर हसरत नामा है, फिर तारीख बरमकियान है, ठीक है। ये कुछ बुक्स हैं, इनकी अन्य बुक्स हैं, लेकिन आपको दो ही बुक्स ज़्यादा याद रखना है। एक है आपकी जो तारीख है फिरोज शाही, दूसरा है आपका फतवा ए जहादारी, ठीक है। ये दोनों बुक आपको जरूर याद रखनी है, जिसमें से फतवा ए जहादारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बर्नी के आदर्श शासक, आइडल किंग एंड पॉलिटिकल थॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं बर्नी के आदर्श शासक और राज्य पर क्या विचार हैं, इनके बारे में एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बर्नी महमूद गजनवी को अनुपम तथा आदर्श बादशाह मानता है और बाद के सभी मुस्लिम बादशाह महमूद गजनवी की संतान है, ऐसा बर्नी कहता है, ठीक है। तो अब जो प्रश्न बनता है एग्जाम में वो यही से बनता है कि महमूद गजनवी को जो है आदर्श शासक किसने माना है, और यह कहता है एक बर्नी कि और महमूद गजनवी के बाद के जो मुस्लिम सुल्तान बनते हैं, जो मुस्लिम बादशाह बनते हैं, वो सब गजनवी की संतान ही है, ऐसा बर्नी कहता है। अतः सभी मुसलमान बादशाहों को गजनवी का अनुसरण करना चाहिए। बर्नी एक कट्टर मुसलमान था, वह आदर्श शासक को काफिरों के विनाश का मंत्र देता है, ठीक है। अब काफिर कौन है, काफिर का मतलब है कि जो मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म का विरोध करता है उसे काफिर कहता है। और बर्नी कहता है कि एक बादशाह को, एक शासक को जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता या जो काफिर हैं उनको वो बादशाह नष्ट करे जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके। बर्नी कंसीडर महमूद गजनवी एज अ यूनिक एंड आइडल किंग एंड ऑल subsequent Muslim kings are descendants of a Mahmud Ghaznavi. So all Muslim kings should follow the Ghaznavi. बर्नी was a staunch Muslim. ये बहुत ही staunch मुस्लिम थिंकर था, बहुत ही कट्टर मुसलमान था। He give a mantra of a destruction of infidels to the idol ruler. यह अपने आइडल रूलर को कहता है कि जो इनफाइडल्स हैं उनको तुरंत से तुरंत, जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके उनको डिस्ट्रक्शन कर देना चाहिए, उनका नाश कर देना चाहिए, ठीक है। बर्नी के अनुसार बुद्धिमान बादशाह वह है जो ईर्षा द्वेष रखने वाले और दुष्टों की धूर्तता तथा विश्वासघात से क्या रहे, सुरक्षित रहे। तो ये बर्नी कहता है कि सही अच्छा बादशाह, बुद्धिमान बादशाह वह है जो ईर्ष्या द्वेष रखने वाले, दुष्ट की संगति से दूर रहे, जो दुष्टों से बच के रहे, जो अपने आप को सुरक्षित रख पाए, वही क्या है, वही बुद्धिमान बादशाह है। बर्नी के मत में बादशाह स्वयं को तथा राज्य को कुरान के अनुसार संरक्षित करे। तो बर्नी यह भी कहता है कि जो बादशाह होगा वो अपने आप को भी और अपने राज्य को भी कुरान के अनुसार चलाए, कुरान के अनुसार संरक्षित करे। आदर्श बादशाह शरीयत का पालन करे। अब यहाँ पे आपको दो चीजें देखने को मिलेगी, एक शरीयत, एक होता है शरीयत कानून, दूसरा होता है जवाबियत कानून। जवाबियत कानून, शरीयत कानून वह कानून होता है जो मोहम्मद साहब के और मोहम्मद साहब के अनुयायियों के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे वो तो शरीयत कानून है।
दूसरा कानून होता है जवाबित कानून। जवाबित कानून का मतलब है कि राज्य के द्वारा निर्मित कानून या बादशाह के द्वारा निर्मित कानून को जवाबित कानून बताया है। अब देखिए, अब जब जवाबित कानून बनाता है बादशाह तो शरीयत कानून को ध्यान में रख के बनाया जाता है। ऐसा बर्नी कहता है कि जब बादशाह जो है कोई कानून बनाएगा तो वो शरीयत के कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए, यानी कि मोहम्मद साहब जो थे, है ना, इस्लाम धर्म के पैगंबर, उनके आदेशों के खिलाफ कोई कानून नहीं बनेगा। यानी कि जो भी कानून राजा बनाएगा, जो भी कानून शासक बनाएगा या जो भी कानून बादशाह बनाएगा वो कानून शरीयत के खिलाफ नहीं होगा। आदर्श बादशाह को शरीयत का पालन करें। बादशाह को दीन पनाह या इस्लाम की रक्षा करने वाला होना चाहिए। ठीक है, दीन पनाह का मतलब होता है इस्लाम की जो रक्षा करता है उसको दीन पनाह कहा जाता है। According to Burney, a wise king is a one who the protected from a deceit and a treachery of a jealous and a malicious people. अब यहाँ पर बर्नी कहता है कि एक वाइस किंग वही होगा जो अपने आप को प्रोटेक्ट करे, किससे? डिसीट पर्सन से एंड मेलेसियस पीपल से। इन हिज ओपिनियन द किंग शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एंड किंगडम अकॉर्डिंग टू द कुरान। और इसमें बताया गया है कि जो किंग होगा वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, किसके अकॉर्डिंग? कुरान के अकॉर्डिंग। और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ अपने किंगडम को, अपने एम्पायर को भी वो प्रोटेक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू कुरान। द आइडल किंग शुड बी फॉलो द शरीयत। अब यहां पर कहता है कि जो आदर्श शासक है, जो आइडल किंग है, उसको शरीयत रूल का फॉलो करना चाहिए। द किंग शुड बी दीन पनाह, यानी कि प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम। राजा क्या है? इस्लाम धर्म का संरक्षक है, या बादशाह जो है इस्लाम का क्या है? संरक्षक है। अब आगे देखिए, बादशाह को अपनी राजधानी, नगरों, प्रदेशों और कस्बों में कठोर स्वभाव वाले मुहतसबी यानी कि गैर इस्लामी बातों को रोकने वाला अधिकारी और निष्ठुर दाद यानी सुल्तान की अनुपस्थिति में दीवानी मजलिस का अध्ययन और काजी के फैसलों का पालन करने वाला नियुक्त करे ताकि दुराचारों को रोका जा सके। तो यहाँ पर बर्नी कहता है कि शासक को या बादशाह को कि अपनी राजधानी में, अपने नगर में, अपने प्रदेश में कुछ ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करे जो दुराचार को रोके, जो अपराध को रोके। इन सारी चीजों को रोकने के लिए वह बादशाह को सलाह देता है कि बादशाह को कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। बादशाह जो है धार्मिक पदों पर सावधानी से नियुक्त करे। अब यहाँ पर बर्नी आगे कहता है कि जब बादशाह किसी व्यक्ति को धार्मिक पदों पर नियुक्त कर रहा है तो उसमें वो सावधानी जरूर बरते। ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करें जो इस्लाम धर्म को बचा सके, इस्लाम धर्म का संरक्षक हो। The king should appoint the strict mahatvis and who prevent Islamic practices, and ruthless darts, those who are studying in the diwan a majlis in the absence of a sultan and follow the decision of the qazi in his capital cities, provinces and towns to prevent the रॉइंग डूइंग्स। ठीक है, तो अब यहां पर किंग को एक अपॉइंटमेंट करने के लिए बात कहता है बर्नी कि एक किंग को कुछ अधिकारियों को नियुक्त करना चाहिए, कुछ ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट करनी चाहिए जो क्या करें, जो इस्लाम धर्म को या इस्लाम या जो सुल्तान जब ना हो, सुल्तान की एब्सेंस में जो है वो अधिकारी जो है उस राज्य की, उस प्रांत की सुरक्षा कर सके। द किंग शुड अपॉइंट रिलीजियस पोस्ट विद द कॉशन। किंग को जब किसी रिलीजियस पोस्ट की अपॉइंटमेंट करनी हो तो सावधानी उसमें बरतनी चाहिए। बादशाह द्वारा समय अनुसार आतंक का प्रदर्शन करना चाहिए तथा उसे न्यायप्रिय होना चाहिए। अब यहाँ पे कौटिल्य भी ऐसा कहता है कि राजा को समय के अनुसार हिंसक चीजों को अपनाना चाहिए। मैकियावेली भी यही कहता है कि राजा को समय और परिस्थितियों के अनुसार चीजों को दर्शाना चाहिए, जब जरूरत पड़े तो उसे हिंसक कार्यवाही करनी चाहिए। तो वैसे ही बर्नी भी कहता है कि बादशाह को समय आने पर डर का प्रदर्शन करना चाहिए, आतंक का भय दिखाना चाहिए और साथ के साथ बादशाह को न्यायप्रिय भी होना चाहिए, ऐसा बर्नी कहता है। ऐसा इसलिए कहता है बर्नी क्योंकि कहता है कि बादशाह अगर न्यायप्रिय होगा तो इससे इस्लाम धर्म की उन्नति होगी। बादशाह को हशम यानी कि सेना का परिजन की अधिकता एवं एकता बनाए रखना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर बर्नी कहता है कि जो राजा है, जो बादशाह है, उसको सेना की एकता,
सेना की अधिकता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर बादशाह सेना की एकता और अधिकता को नहीं बना पाएगा तो उसकी बादशाहत समाप्त हो जाएगी, उसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। बादशाह को बाजार भाव सस्ते रखने चाहिए, ऐसा बर्नी कहता है, ताकि सर्वसाधारण को संतोष व सुख मिल सके। इससे देखिए, बर्नी कहता है कि बादशाह तभी तक बादशाह रहता है जब तक उस पर लोगों का विश्वास रहता है, जब तक उसको लोगों का समर्थन मिलता है। तो बादशाह को कभी भी लोगों को नाराज नहीं करना चाहिए, ऐसा बर्नी कहता है। तो इसीलिए बादशाह को बर्नी ने सलाह दिया कि बाजार को सस्ते भाव में रखने चाहिए। ठीक है, बाजार के भाव हमेशा सस्ते होने चाहिए, जिससे कि जनता दुखी ना हो। अगर जनता दुखी हो गई तो बादशाह की बादशाहत भी चली जाएगी। ठीक है, अकाल में प्रजा की सहायता करनी चाहिए बादशाह को, और क्रय विक्रय पर बादशाह को नियंत्रण भी रखना चाहिए, बाजार अर्थव्यवस्था पर बादशाह को नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है, ज्यादा कुछ समझने वाली बात इसमें नहीं है, आपको बस एक रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद आपको सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी। द किंग शुड डिस्प्ले टेरर अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड ही शुड बी जस्ट। ठीक है, अब यहां पर बर्नी कहता है कि एक राजा को, एक किंग को हमेशा टेरर का डिस्प्ले करना चाहिए, हमेशा आतंक का भय दिखाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अनुसार जब समय आए तो राजा को, बादशाह को तुरंत अपना एक रौद्र रूप दिखाना चाहिए, अटैकिंग रूप दिखाना चाहिए, और साथ के साथ राजा को या किंग को हमेशा जस्टिफाइड होना चाहिए, क्योंकि दिस लीड्स द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम, इससे इस्लाम धर्म की क्या होगी, प्रोग्रेस होगी। द किंग शुड मेंटेन द मेजोरिटी एंड यूनिटी ऑफ हशम, यानी यहां पे कहता है किंग को जो आर्मी है उस आर्मी की यूनिटी एंड मेजोरिटी को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। द किंग शुड कीप द मार्केट प्राइसेस लो सो दैट द जनरल पब्लिक कैन गेट सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। अब यहां पर किंग को जो है मार्केट प्राइस लो करने की बात करता है। बर्नी कहता है एक राजा को हमेशा बाजार की दरें, बाजार की कीमतें लो प्राइस पर रखनी चाहिए, जिससे कि जो जनरल पीपल हैं, जो आम पब्लिक हैं, वो उनको सेटिस्फैक्शन मिलता रहे, वो दुखी ना हो। He helped the people during the famine and control buying the selling। अब यहां पर बर्नी कहता है कि जब फेमाइन आए, फेमाइन के टाइम पे जो है कंट्रोल रखना चाहिए, फेमाइन के टाइम पर जो है मार्केट इकोनॉमी पर, सेलिंग एंड परचेजिंग पर जो है एक किंग को कंट्रोल रखना चाहिए, बादशाह को नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है, बर्नी ने फतवा ए जहादारी में वर्णन किया है कि एक अच्छी राज व्यवस्था में शरीयत और जवाबियत दोनों प्रकार के कानून होने चाहिए, यानी कि शरीयत मतलब मोहम्मद साहब के जो निर्देश हैं, मोहम्मद साहब के जो आदेश हैं, वो शरीयत कानून है, और जवाबित कानून वह कानून है जो राजा के द्वारा, जो बादशाह के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो अब बर्नी कहता है अपनी पुस्तक में कि एक अच्छी राज व्यवस्था वही है जहां पे शरीयत और जवाबित दोनों कानून अच्छी तरीके से लागू हो वहां पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बर्नी सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत की सुदृढ़ता व सफलता के लिए शरीयत और जवाबित दोनों को साधन के रूप में स्वीकार करता है। तो ये चीज ध्यान रखना, बर्नी का राज्य क्या है, साध्य है। बर्नी अपनी सल्तनत की सुदृढ़ता के लिए शरीयत और जवाबियत कानून को क्या माना है, साधन माना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। बर्नी है डिस्क्राइब फतवा अजहदारी दैट इन अ गुड गवर्नेंस सिस्टम देयर शुड बी बोथ टाइप्स ऑफ लॉ, शरीयत एंड जवाबित। तो अब यहां पर फतवा ए जहादारी में बर्नी कहता है कि गुड गवर्नेंस सिस्टम वह सिस्टम है जहां पे आपको शरीयत एंड जवाबियत दोनों टाइप्स के लॉ देखने को मिलेंगे। अगर किसी भी गवर्नेंस में शरीयत एंड जवाबित दोनों लॉ मिलते हैं तो उसका मतलब है वो गुड गवर्नेंस है। बर्नी एक्सेप्ट्स बोथ शरीयत एंड जवाबित एज अ मींस फॉर द स्ट्रेंथ एंड सक्सेस फॉर अ सल्तनत। अब यहां पर बर्नी कहता है कि दिल्ली सल्तनत या सल्तनत की स्ट्रेंथन के लिए वो शरीयत एंड जवाबित दोनों को क्या मानता है, मींस मानता है, दोनों को साधन मानता है, और सल्तनत को साध्य मानता है, यानी कि सल्तनत की मजबूती के लिए शरीयत और जवाबित दोनों कानून बनाए गए हैं। अब यहां पर देखते हैं शासक की स्थिति और शासक के कार्यों के बारे में कि शासक की स्थिति और शासन की या शासक के क्या कार्य होने चाहिए। पोजीशन एंड फंक्शन ऑफ द रूलर। बर्नी सुल्तान की निरंकुश सत्ता में आस्था रखते हैं। बर्नी कहता है कि जो सुल्तान है वो निरंकुश होना चाहिए। निरंकुश का मतलब है कि उसके पास असीम शक्ति होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि निरंकुश का मतलब ये नहीं है कि जो सुल्तान है वो प्रजा को दुखी करे, प्रजा को प्रताड़ित करे।
क्योंकि बर्नी कहता है कि प्रजा के हित में ही सुल्तान का हित है, ठीक है, क्योंकि प्रजा का विश्वास जब तक सुल्तान के पास है तब तक तो सुल्तान सुल्तान बना हुआ है। जिस दिन प्रजा अपना विश्वास खो देगी सुल्तान के ऊपर से, उस दिन सुल्तान की बादशाही चली जाएगी। इसीलिए सुल्तान को क्या करना चाहिए, प्रजा के कल्याण में हमेशा कार्य करना चाहिए और सुल्तान के पास निरंकुश सत्ता होनी चाहिए, लेकिन कभी भी उस निरंकुश सत्ता का प्रयोग आम जनता के ऊपर नहीं करना चाहिए। सुल्तान संपूर्ण सत्ता का प्रयोग अपने विवेक से करता है तथा उसकी कार्यकारी एवं न्यायिक शक्तियां भी असीमित होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि जो सुल्तान की सत्ता है, सुल्तान अपने विवेक के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से शासन को चलाता है, राज्य को संचालित करता है, और साथ के साथ सुल्तान के पास कार्यकारी शक्तियां और न्यायिक शक्तियां, ये दोनों शक्तियां जो है असीमित हैं, इस पर किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। बरनी का शासक तलवार के बल पर सत्ता हासिल करता है तथा तलवार की ताकत पर ही सत्तारूढ़ होता है, यानी कि असीमित शक्ति का समर्थन करता है, जैसे कि हॉब्स के लेवियाथन में आपको देखने को मिलेगा। बर्नी बिलीव्स इन द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द सुल्तान। ये भी इंपॉर्टेंट देखिए, अब यहाँ पे जो चीजें बोल्ड एंड रेड करके हाईलाइटेड फॉर्म में लिखी गई हैं, उसमें तो आपको सोचना ही नहीं है कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ठीक है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए, उसको तो आपको अपने नोट्स में या ऐड करना है, आपको याद रखना है, वो सारी चीजें आपको करते रहना है, ठीक है। द सुल्तान एक्सरसाइजेस कंप्लीट पावर एट हिज ओन डिस्क्रिप्शन एंड हिज एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स आर अनलिमिटेड। तो अब यहाँ पर जो भी सुल्तान कुछ भी करता है वो अपने विवेक से करता है, अपने नॉलेज से करता है, और साथ के साथ उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं और जुडिशियल पावर्स हैं, यानी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर जो सुल्तान के पास है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। बर्नीज रूलर एक्वायर्स पावर बाय द पावर ऑफ द शॉर्ट्स एंड रूल्ड बाय द पावर ऑफ द शॉर्ट्स, ठीक है। अब बर्नी का जो सुल्तान है, जो रूलर है, वो बल के, ताकत के दम पर या शॉर्ट्स के बल पर जो है अपना सत्ता को लेता है और शासन को चलाता है। अब बर्नी के ही शब्दों में कुछ कोटेशंस हैं, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। राजतंत्र आतंक, शक्ति तथा सत्ता के अलावा कुछ भी नहीं है, ये किसने कहा, तो ये बर्नी का स्टेटमेंट है, आप इनको याद रखिएगा। बर्नी के मत में बादशाही का अर्थ क्या है, प्रभुत्व। प्रभुत्व का मतलब है संप्रभुता, ठीक है, डोमिनेंस। बादशाही का मतलब क्या है, प्रभुत्व। प्रभुत्व के कारण ही वह बादशाह बनता है या बादशाह कहलाता है। बर्नी की बादशाही जो है आधुनिक संप्रभुता के समान है, तो ये भी चीज ध्यान रखना, क्योंकि जब मैं आगे क्वेश्चन बनाऊंगा तो ऐसे क्वेश्चंस को वहां पर इंक्लूड किया जाएगा, और साथ के साथ मैं कोशिश करूंगा कुछ इग्नू के बुक से क्वेश्चन आपके लिए बनाया जाए, जिससे कि जो नेट के पेपर में, जो DSSB के एग्जाम में बार बार जो क्वेश्चन बन रहे हैं, वो इग्नू की बुक को ज्यादा ध्यान में रखा जा रहा है। आपको एज इट इज क्वेश्चन दिख जाएंगे, इग्नू की एक एक लाइन्स उठाई गई हैं नेट के पेपर में भी और DSSB के एग्जाम में भी, ठीक है। तो उन चीजों को मैं जरूर ध्यान रखूंगा जब क्वेश्चंस की सीरीज बनाऊंगा, और PYQ को भी इंक्लूड करूंगा। इन द वर्ड्स ऑफ अ बर्नी, मोनार्की इज अ नथिंग बट टेरर, पावर एंड अथॉरिटी। अकॉर्डिंग टू बर्नी द मीनिंग ऑफ अ किंगशिप इज अ डोमिनेंस, ठीक है। बर्नी के अकॉर्डिंग क्या है, किंगशिप क्या है, किंगशिप का मतलब है कि डोमिनेंस। ही इज कॉल्ड किंग, ही इज कॉल्ड अ किंग बिकॉज ऑफ हिज डोमिनेंस। अब यहां पे बर्नी कहता है कि डोमिनेंस के कारण ही किसी किंग को किंग बोला जाता है, ठीक है। बर्नीज किंगशिप इज अ सिमिलर टू मॉडर्न एंड सॉवरेंटी। बर्नी का जो किंगशिप है, जो डोमिनेंस है, वो आज के टाइम में अगर बात करें तो वो सॉवरेंटी से हम उसका कंपेयर कर सकते हैं, संप्रभुता से उसकी तुलना हम कर सकते हैं। आगे देखिए, बर्नी के मत में बादशाही जो है खुदा की नियामत, खुदा की नियामत का मतलब होता है उपहार, ठीक है। बर्नी के मत में बादशाही क्या है, खुदा के द्वारा दिया गया उपहार है। बादशाही उसी समय तक स्थापित रह सकती है जब तक कि लोगों का बादशाह पर क्या हो, विश्वास हो। जिस दिन लोगों का विश्वास बादशाह के ऊपर उठ गया, बादशाह के ऊपर से हट जाएगा, उसी दिन से उस सुल्तान की बादशाही समाप्त हो जाएगी। इसीलिए बर्नी कहता है अपने शासक को कि जनता का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जनता का कल्याण करते रहना चाहिए। इस तरह बर्नी राजसत्ता के लिए वैधता को आवश्यक मानता है, और बर्नी कहता है कि जनता की वैधता अगर जिस दिन शासक के ऊपर से खत्म हो गई, उस दिन बादशाहत भी समाप्त हो जाती है। फिर आगे बर्नी के शब्दों में जनता का विश्वास खो देने वाले शासक को पद छोड़ देना चाहिए, ठीक है।
बर्नी कहता है जिस दिन जनता का विश्वास किसी शासक ने खो दिया तो उसको अपने पद से हट जाना चाहिए, अन्यथा जनता उसको अपने आप पद से हटा सकती है। अकॉर्डिंग टू बर्नी, किंगशिप इज अ बून फ्रॉम अ गॉड। किंगशिप कैन रिमेन इन अ प्लेस ओनली एज लॉन्ग एज अ पीपल हैव फेथ इन द किंग। ठीक है, अब यहाँ पे किंगशिप के बारे में कहता है कि किंगशिप तभी तक रहती है जब तक लोगों का फेथ जो है किंग के ऊपर बना रहता है। जिस दिन लोगों का फेथ जो है किंग के ऊपर से हट गया, उस दिन से उसकी किंगशिप चली जाती है, बादशाहत चली जाती है। इन दिस वे बर्नी कंसिडर्स लेजिटिमेसी इसेंशियल फॉर अ मोनार्की। अब यहाँ पे बर्नी कहता है कि लेजिटिमेसी क्या है, लेजिटिमेसी मोनार्की के लिए बहुत ही इसेंशियल है। अगर लेजिटिमेसी नहीं है तो मोनार्की भी नहीं चल पाएगी, तो सल्तनत भी नहीं चल पाएगा, तो सुल्तान भी नहीं होगा। तो लेजिटिमेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द किंग। इन द वर्ड ऑफ अ बर्नी, अ रूलर हु लूजेस द फेथ ऑफ द पीपल शुड रिजाइन। बर्नी कहता है कोई अगर शासक है, अगर वह लोगों का फेथ लूज कर देता है तो उसे अपने आप रिजाइन दे देना चाहिए। अब बर्नी ने बताया है कि संप्रभु के लिए 3 कार्य बहुत जरूरी है, यानी संप्रभु का मतलब कौन है, यहां पर शासक है या बादशाह। ठीक है, अब यहां पर संप्रभु के 3 कार्य आवश्यक माने गए हैं। कौन कौन से कार्य हैं? जो राजा है उसको शरीयत कानून को लागू करना चाहिए, पहला कार्य। दूसरा है अनैतिक व पापपूर्ण कार्यों पर जो है राजा को, बादशाह को नियंत्रण रखना चाहिए। तीसरा बताया है कि बादशाह को न्याय उपलब्ध करवाना चाहिए। बर्नी हैज कंसीडर्ड 3 टास्क इसेंशियल फॉर अ सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब है यहां पर किंग। ठीक है, अब 3 टास्क क्या क्या है इसेंशियल टास्क? इन्फोर्सिंग शरीयत, कंट्रोलिंग इमोरल एंड सिंफुल एक्टिविटीज एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, 3 इंपॉर्टेंट टास्क हैं ऑफ द किंग। चलिए अब यहां पर देखते हैं विपरीत जोड़े का सिद्धांत। विपरीत जोड़े का मतलब है कि विपरीत गुण होने चाहिए बादशाह के अंदर। अगर क्या कहते हैं, सत्यता है तो असत्यता भी होनी चाहिए, शांति व्यवस्था है तो अव्यवस्था भी होनी चाहिए। ये सारे गुण एक बादशाह के अंदर होने चाहिए, यानी कि जैसे लोमड़ी और शेर दोनों के गुण होने चाहिए एक बादशाह के अंदर। ठीक है, बर्नी के अनुसार इस विश्व में प्रत्येक वस्तु विपरीत जोड़े के रूप में खुदा ने पैदा की। यथा सत्य के साथ असत्य भी आता है, शांति के साथ अव्यवस्था भी आती है, अच्छाई जहां पे होती है वहां पे बुराई होती है, जहां पे दिन होता है वहां पर रात होती है, प्रकाश के साथ अंधकार भी होता है। ये क्या है? यही विपरीत जोड़े का सिद्धांत है। यानी कि इस विपरीत जोड़े के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि राजा के अंदर जो है विपरीत गुणों का होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन इन विपरीत गुणों में जो सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे जो अच्छा तरीका है, उसमें से इसने बताया है कि विपरीत गुणों को एक्सेप्ट तो करना चाहिए, लेकिन इसमें से राजा को मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, बर्नी ने शासक के लिए मध्यम मार्ग के अनुसरण करने का तरीका सबसे अच्छा तरीका बताया है, जैसे कि अरस्तु ने बताया था। अरस्तु ने बताया कि क्रांति को रोकना है तो मध्यम वर्ग का शासन क्या होगा, सबसे अच्छा शासन होगा, जिसे अरस्तु ने पॉलिटी नाम से संबोधित किया है। तो उसी तरीके से यहां पर बर्नी भी कहता है कि संसार में हमेशा विपरीत चीजें रहती हैं। ठीक है, जैसे दिन है तो रात है और सत्य है तो असत्य है। तो इसमें से हमें किसी एक को एक्सट्रीमली एक्सेप्ट नहीं करना, हमें इन दोनों के बीच का मिडल पाथ अपनाना है। तो मिडल पाथ अपनाएंगे तभी सक्सेस रहेंगे। वह यहां से अरस्तु के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। द प्रिंसिपल ऑफ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स, अकॉर्डिंग टू बर्नी एवरीथिंग in this world was created by God as a pair of opposites, such as truth and untruth, peace and chaos, goods and bad, day and night, light and darkness। ये क्या है? ये एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, क्योंकि इसको ईश्वर ने बनाया है, गॉड ने बनाया है। ठीक है, फिर बर्नी आगे कहता है कि बर्नी कंसीडर्ड द मिडल पार्ट टू बी द बेस्ट अमंग दिस। मिडल, यहां पर बर्नी कहता है कि ना तो हमें बहुत सही बनना है, ना तो हमें बहुत बुरा बनना है, हमें दोनों के बीच का जो मध्यम मार्ग है, मिडिल पाथ है, उस मिडिल पाथ पर हमें चलना है। ही फॉलोड द पाथ ऑफ अरिस्टोटल, जैसे अरस्तु ने बताया कि ना तो कुलीन तंत्र अच्छा है, ना ही राजतंत्र अच्छा है, ना ही लोकतंत्र अच्छा है। ठीक है, तो अब यहां पे अरस्तु ने बताया कि मध्यम वर्ग का शासन क्या था, सबसे अच्छा है। वैसे बर्नी भी कहता है कि मिडिल पाथ जो है सबसे अच्छा है, ना तो एक्सट्रीम होना, ना ही बहुत ज्यादा लिबरल होना, तो दोनों में से मिडिल पाथ को अपनाना चाहिए।
अब विपरीतों के इस विश्व में पैगंबर ने राजा को यह कर्तव्य सौंपा कि वह सत्य की स्थापना करे। बर्नी के अनुसार विपरीतों के विश्व में राजा के द्वारा सत्य को केंद्र में स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, राजा को सत्य के केंद्र में स्थापित करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है। बर्नी के शब्दों में विपरीतों विश्व में राजा द्वारा, ये दोबारा से आई थिंक, हाँ, विपरीतों में राजा द्वारा विश्व सत्य को केंद्र में स्थापित किया जाना चाहिए। सत्य को केंद्र में स्थापित करने का वास्तविक अर्थ सत्य की असत्य पर क्या हो, विजय हो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कुछ कोटेशंस हैं। इन दिस वर्ड अपोजिट्स इन द प्रोफेट इंटरेस्टेड द किंग विद द ड्यूटी ऑफ एस्टैब्लिश द ट्रुथ। राजा को जो है ट्रुथ की स्टैब्लिशमेंट करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द बर्नी, इन दिस वर्ल्ड ऑफ अपोजिट्स द किंग शुड स्टैब्लिश द ट्रुथ एट द सेंटर। ठीक है, बर्नी कहता है कि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में राजा को हमेशा सत्य की स्थापना या ट्रुथ की स्टैब्लिशमेंट करनी चाहिए। इन दिस वर्ल्ड ऑफ द अपोजिट द किंग शुड स्टैब्लिश द ट्रुथ एट द सेंटर। द रियल मीनिंग ऑफ स्टैब्लिशिंग द ट्रुथ एट द सेंटर इज द वेरी ट्रुथ ओवर द अनट्रुथ। विक्ट्री ऑफ द ट्रुथ ओवर द अनट्रुथ। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आपको ध्यान रखनी है। कुछ कोटेशंस हैं, आप उनको एज इट इज याद रखेंगे, क्योंकि कोटेशंस भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ओवरऑल अपनी तैयारी को इस तरीके से रखनी है कि जिससे कि आप हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। तो ये पार्ट आज पर यहीं पर कंप्लीट होता है, और अगले पार्ट में हम कुछ चीज़ों को और चर्चा करेंगे, जिसमें हम बर्नी के राजनीतिक सिद्धांत के मेन मुख्य लक्ष्य क्या हैं, बर्नी के कानून व्यवस्था संबंधी विचार क्या हैं, बर्नी की न्याय व्यवस्था क्या है, सैन्य व्यवस्था क्या है, कल्याणकारी राज्य के ऊपर क्या विचार हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। और अगले पार्ट में साथ के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो एग्जाम में एज इट इज ही पूछी जा रही हैं, और इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको एक बिलीव भी होना चाहिए, आपको एक विश्वास होना चाहिए कि आपका टीचर जो पढ़ा रहा है उस पर आप विश्वास करके पढ़ें। ठीक है, इसीलिए आपको लास्ट में कुछ 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट भी लगवाई जाती है, जिससे कि आपको एक अनुमान लगे कि आपने जो ऊपर की चीजें वीडियोस में पढ़ी हैं वो एज इट इज एग्जाम में पूछे गए हैं या उनकी पूछे जाने की फ्रीक्वेंसीज बनी रहती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।